आज के दिन तक हर बंदा भुट्टो बनना चाहता है। नारा लगाते थे तो लाखों का मजमा उनके पीछे नारा लगाता था, तो खुद भुट्टो साहब शहीद किए गए। अपनी वालदा को डंडे लाठियां खाते देखा, जेलें काटते देखा। अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें भी उन्होंने अपनी इसी अवाम के दरमियान में ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नायला नदीम अपने डिजिटल चैनल के साथ। नाज़रीन, 21 जून एक तारीखी दिन, एक बेनज़ीर दिन, वो दिन जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इस दिन ना सिर्फ भुट्टो खानदान में एक ऐसी लड़की ने जन्म लिया जिसकी वजह से आज भी हम ये कह सकते हैं कि कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, बल्कि पाकिस्तान की नाम में, पाकिस्तान का नाम कमाने में, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक तरह से रिकग्नाइज करवाने में 21 जून का दिन यानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पैदाइश का दिन बहुत अहम किरदार रखता है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, जिनकी लाइफ से मैं खुद बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ, बल्कि मैं अपनी इंस्पिरेशन की क्या बात करूं, इंस्पिरेशन तो पूरी दुनिया की खवातीन जो हैं वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से लेती हैं। उस लाइफ को जैसे जैसे मैं पढ़ती हूँ, जैसे जैसे मैं देखती हूँ, तो मुझे एक अजीब सी फीलिंग्स आने लगती हैं। और एक चैप्टर पढ़ने के बाद आपको लगता है, अगर आप उनकी लाइफ के बारे में पढ़ रहे हो, कि आपको और पढ़ना चाहिए, और पढ़ना चाहिए, और पढ़ना चाहिए। वो एक लाजवाल पर्सनैलिटी थी। जिस तरह हम कहते हैं ना कि भुट्टो साहब एक करिश्मा था, उनकी पर्सनैलिटी में एक करिश्मा था। वो कहते थे साइलेंट तो लाखों का मजमा साइलेंट हो जाता था। वो कहते थे नारा लगाते थे तो लाखों का मजमा उनके पीछे नारा लगाता था। वो कफ खोल लेते थे तो वो फैशन बन जाता था। वो बात करते थे तो वो बात अंदाज बन जाता था। 1967, 1969 से लेकर आज तक अगर हम भुट्टो साहब के दौर की बात करें तो हर आने वाला आज तक, आज के दिन तक की बात कर रही हूं मैं, आज के दिन तक हर बंदा भुट्टो बनना चाहता है, हर लीडर आने वाला भुट्टो बनना चाहता है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो एक बहुत ही प्यार करने वाली, डेडिकेटेड बेटी। उन्होंने अपने बाप का जिस तरह साथ निभाया, उसके बाद उन्होंने अपनी माँ का जिस तरह साथ निभाया, फिर आ जाइए उन्होंने अपने भाइयों को जिस तरह से लेकर चली, उनका गम जिस तरह सहा, एक भाई फिर दूसरा भाई। भुट्टो खानदान ने हर डेकेड पे एक कुर्बानी दी। अगर हम 70s की बात करें तो खुद भुट्टो साहब शहीद किए गए। तो हर डेकेड के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुर्बानियां देती चली आई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप यानी कि पाकिस्तान भुट्टो फैमिली खुद कुर्बानियां देती चली आई है। भुट्टो फैमिली का अगर आप देखिए कि उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं, बहुत तनकीद करते हैं हम, लेकिन जब उनकी कुर्बानियों के बारे में पढ़ते हैं, जब उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हैं, तो लगता है कि ये जो उन्होंने सहा है ना, ये कोई और नहीं सह सकता, कोई और नहीं सह सकता। आज बताइए पाकिस्तान की तारीख में कौन ऐसा है, कौन ऐसा है, कोई ऐसा सियासी खानदान बता दीजिए, कोई ऐसा सियासी लोग बता दीजिए जिन्होंने ऐसी कुर्बानियां दी हो, और फिर भी उनकी आने वाली जनरेशन फिर सियासत में हो, फिर पाकिस्तान की खिदमत के लिए हो। भुट्टो साहब ने जब सियासत में कदम रखा तो वो अच्छे ओहदे से उन्होंने छोड़ा, कागज फाड़ फेंका और वो अवामी तरीके से निकल पड़े। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपनी आंखों के सामने अपने वालिद को शहीद होते देखा, जुडिशल कत्ल देखा, उनको साथ ज्यादतियां देखी, खुद वो कैद में रही, कैद तन्हाई में रही, अपनी वालदा को डंडे लाठियां खाते देखा, जेलें काटते देखा, मगर वो डिटरमिन रही अपने वालिद के साथ किए गए वादे पर। कहते हैं कि 25 साल की उम्र में, जब वो 25 साल की हुई तो उनकी जो सालगिरह थी वो उन दिनों में आई जब भुट्टो साहब भी कैद में थे और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी कैद में थी। तो उन्होंने भुट्टो साहब ने अपनी बेटी को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि एक कैदी वालिद
अपनी कैदी बेटी को एक खत लिखता है और कहता है कि आज के दिन यानी कि तुम्हारी सालगिरह के दिन मैं तुम्हें कोई तोहफा तो नहीं दे सकता, हाँ लेकिन दे सकता हूँ, थमा सकता हूँ, तो मैं तुम्हें कौम का हाथ थमा सकता हूँ। वो हाथ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इतनी मजबूती से थामा कि अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें भी उन्होंने अपनी इसी अवाम के दरमियान में ली जिनका हाथ उनके वालिद उनके हाथ में थमा कर गए थे। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की सियासत की अगर बात करें, जद्दोजहद की अगर बात करें, तो मुझे कहीं ज्यादा नजर आती है जुल्फकार अली भुट्टो से। आप शायद इससे इख्तलाफ करते हो, लोग बहुत सारे इस टाइम पे जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे इख्तलाफ भी करेंगे, लेकिन भुट्टो साहब को पहले इक़्तिदार मिला, फिर उन्हें स्ट्रगल करनी पड़ी दोबारा से जमहूरियत के लिए। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इतने दुख सहे हुए थे, इतनी चीजें सही हुई थी, इसके बावजूद जहां पे उन्हें शायद पाकिस्तान को छोड़ जाना चाहिए था, जहां उन्होंने अपने वालिद को शहीद होते देखा, जहां उन्होंने अपनी वालदा पे को जुल्म होते देखा, जहां उन्होंने खुद अपने ऊपर जुल्म से अपने भाई को मरते देखा, वहां पर उन्हें दोबारा आकर इस अवाम का साथ नहीं देना चाहिए था। लेकिन वो आई, उन्होंने साथ दिया, और ना सिर्फ साथ दिया बल्कि उन्होंने हर तरह से पाकिस्तानी कौम का साथ निभाने का इरादा किया, वादा किया और आखिरी दम तक वो वादा निभाया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो एक लॉन्ग पीरियड रखती हैं सियासी जद्दोजहद में। मैं डॉटर ऑफ ईस्ट पढ़ रही थी, मशरिक की बेटी, तो खुद वो लिखती हैं कि उनके साथ चलें जो ज्यादतियां होती रही, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती रही, वो तो अलहदा बात, लेकिन दुश्मन घात लगाए ऐसे बैठता था उनके लिए कि उनके किसी भी ऐसे कमजोर लम्हात को वो कैश करते थे, कमजोर लम्हात में उनको और नुकसान पहुंचाते थे। जैसे बिलावल भुट्टो की पैदाइश से पहले उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी को जो है वो छुपाया, मगर फिर जब ऑपोजिशन को पता चला तो ऑपोजिशन ने ये नारेबाजी और चीजें शुरू कर दी कि जी ये किस तरह होगा, तो साथ ही इलेक्शन अनाउंस कर दिए गए कि शायद ये खातून जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकेगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन हार जाएगी। तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इलेक्शन कैंपेन में भरपूर हिस्सा लिया, जिसमें उनकी वालदा हर लम्हा जो है उनको बकअप करती रही, उनको बूस्ट करती रही कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है, ये पीरियड्स खवातीन के लिए एक नॉर्मल पीरियड होता है, इसमें अपने जाती जिंदगी के काम नहीं छोड़े जाते, आप काम करें। और उन्होंने पूरी कैंपेन चलाई और बिलावल भुट्टो की पैदाइश के बाद वो वजीर आजम पाकिस्तान भी बने। फिर आगे चले तो हम बख्तावर की अगर बात करें कि बख्तावर की प्रेगनेंसी उन्होंने थोड़ी सी हाइट रखी 1997 में जब वो थी तो उन्होंने उसको थोड़ा सा हाइट रखा, और 92 में जब बख्तावर की पैदाइश हुई तो बहुत ज्यादा एहतजाज किया जा रहा था कि जी प्रेग्नेंट वुमेन जो है सदर को चाहिए कि इनको हटा दें, दूसरी वजीर आजम लगाएं, दूसरा वजीर, क्योंकि ये जो लीफ है इनकी जब जिन दिनों में इनका बेबी पैदा होगा तो लीव होगी, वो एक मुल्क के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। इवन यहाँ तक किया गया कि उन्हें सियाचिन के दौरे की दावत दी गई और उन्होंने बखुशी कबूल किया अपने डॉक्टर्स के साथ मशवरा करने के बाद, क्या वहां पे ऑक्सीजन की कमी से बच्चे को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो एक माँ भी थी ना। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले वालदा को नुकसान पहुंचता है, फिर ऐसा मुमकिन नहीं है कि बच्चे को नुकसान पहुंचे, तो आप अगर ऑक्सीजन की कमी फील करें तो आप वहां पे ऑक्सीजन मास्क इस्तेमाल कर लीजिएगा। ये मेरी अपनी रिसर्च नहीं है, ये खुद अगर आप डॉटर ऑफ ईस्ट पढ़ें तो आप खुद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अपने वाकयात बताती हैं। तो वो सियाचिन भी गई, ग्लेशियर्स के ऊपर भी गई, और उन्होंने वहां पे फौजियों ने जो है वो वहां पे जंग का बहुत ज्यादा खतरा था, तो फौजियों ने बड़ा अपने आप को बूस्टअप फील किया कि वजीर आजम, मुंतखब वजीर आजम और एक फीमेल वजीर आजम उनके दरमियान में जो है वो मौजूद है। फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो लिखती हैं कि जी मैं अपनी फ्रेंड्स के यहाँ, अपनी सहेलियों के साथ, और जल्दी से जब मेरा प्रेगनेंसी टाइम आया तो उससे पहले ही मैं डॉक्टर के पास गई और मैंने सिजेरियन ऑपरेशन करवाया और बख्तावर पैदा हुई है। बड़ी उसका नाम हमने बख्तावर रखा। बख्तावर का मतलब खुशबख्त होता है, तो बड़ी खुशबख्त साबित हुई वो भी उनके लिए। ये वो कुछ छोटे छोटे वाकयात हैं जो आने वाले दिनों में भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बारे में सिर्फ इतना कहती चलूं कि वो एक ऐसी शख्सियत की मालिक थी जिससे आज भी तमाम मुस्लिम औरतें इंस्पायरेशन लेती हैं। कहा जाता है कि जी औरतों के लिए वो एक मिसाल बन गई। हर कोई नाम की तरह बेनजीर थी, वो अपने नाम की तरह बेनजीर थी, वो अपनी आवाम से प्यार करती थी,
وہ اپنی عوام کے درمیان میں رہنا چاہتی تھی. محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد میں نے ایک انٹرویو سنا، اور صنم بھٹو کا، انہوں نے اسی دن سیم ڈے پہ تھا، ہماری ایک صحافی ہیں منیزہ، ان کے ساتھ ان کا انٹرویو تھا، تو ان میں انہوں نے کہا کہ میں پنکی کو بہت منع کرتی تھی کہ تم پاکستان مت جاؤ، پاکستان میں مت رہو، کیونکہ پاکستان ایک جنگل ہے، وہ ہماری پوری فیملی کھا گیا ہے. مگر محترمہ نے کہا نہیں، میں اپنے والد کے ساتھ جو وعدہ کر چکی ہوں وہ وعدہ میں نے نبھانا ہے. کہتی وہ میرے لیے بڑے سسپیشیس ہوتا تھا، بڑا زیادہ عجیب سا ہوتا تھا کہ کیا وعدہ انہوں نے کیا ہے جسے وہ نبھانا چاہتی ہیں. انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اس کو نبھایا. 18 اکتوبر کا واقعہ جو پیش آیا کارساز کا، اس میں جب ان پر حملہ کیا گیا اور وہاں پہ بلاسٹ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کی جان کو محفوظ رکھا. مگر لوگ کہتے تھے کہ اب بی بی یہاں سے بھاگ جائیں گی اور واپس نہیں آئیں گی پاکستان میں، لیکن وہ واپس پاکستان آئیں اور کیمپین کا حصہ بنی. انہوں نے کامیاب جلسے کیے اور آخری جلسے میں پھر ان پر حملہ کیا گیا جو وہ جانبر ثابت نہ ہو سکی، اور اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی، شہید کر دیا گیا محترمہ بینظیر بھٹو کو اس جلسے میں. 27 دسمبر پاکستان کی تاریخ کا وہ سیاہ دن جس دن ہم نے اپنے ہاتھوں اپنی لیڈر کو گوا دیا. بے نظیر کے بعد میرے میں تو یہ حوصلہ نہیں ہے، یا میرے میں تو یہ ویژن نہیں ہے کہ میں کسی ایک کو بھی پاکستان کا سیاسی لیڈر کہہ سکوں. میرے پاس ابھی کوئی لیڈر نہیں ہے. میرے پاس جتنے بھی میرے سامنے لوگ مجھے نظر آتے ہیں، دے آل آر پالیٹیشنس. یہ سب پالیٹیشنس ہیں. ان کی پولیٹیکل وزڈم صرف اتنی ہے کہ الیکشنز کے لیے کیا کیا کام کیے جا سکتے ہیں، قوم کے لیے کیا کام کیے جا سکتے ہیں، قوم جو ہے وہ کس طرح سے قوم بن سکتی ہے. انہوں نے ایک لیڈرشپ نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کے اندر آج ہماری قوم ایک موب کی صورت اختیار کر گئی ہے، ایک ہجوم کی صورت اختیار کر گئی ہے. ضرورت ہے ہمیں محترمہ بے نظیر بھٹو جیسے لیڈرز کی، ضرورت ہے ہمیں ذوالفقار علی بھٹو جیسے لیڈرز کی، جن کا ویژن عوام ہو، جن کا ویژن غریب ہو، جن کا ویژن پاکستان ہو، جن کا ویژن الیکشنز، کرسی، مار کٹائی نہ ہو. محترمہ بے نظیر بھٹو بھی 18 اکتوبر کے واقعے کے بعد، کارساز کے واقعے کے بعد کہہ سکتی تھی جلا دو، مار دو، گرا دو، یہ کیا ہو گیا. اتنی عوام ان کے ساتھ تھی، وہ بس کہہ سکتی تھی اور پاکستان میں افراتفری پھیلا سکتی تھی، مگر نہیں، وہ الیکشن کیمپین کا حصہ بنی، الیکشنز میں آئیں، عوام کے درمیان میں گئی. بے شک انہیں جان کا نذرانہ دینا پڑا، انہوں نے پاکستان میں اپنی جان کا نذرانہ دیا اور جمہوریت کو بچا لیا. الیکشنز کو ڈیریل نہیں ہونے دیا. انہوں نے کسی صورت میں بھی جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیا. اور جمہوریت آج اگر پاکستان میں زندہ ہے تو وہ بھٹو فیملی کی وجہ سے ہے. یہ کہنے میں مجھے بالکل آر نہیں کہ آج اگر پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلاتا ہے تو وہ بھٹو فیملی کی وجہ سے کہلاتا ہے. بھٹو فیملی نے پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ نہ کوئی ابھی تک دے سکا ہے اور نہ آنے والے دنوں میں دے سکے گا. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو مضبوط اور محفوظ ہاتھوں میں رکھے اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو درجات ان کے بلند کرے اور ان کو وہ مقام عطا فرمائے جس کو وہ ڈیزرو کرتی ہے. اللہ حافظ.